बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आपको बता दें, चंद्रयान-3 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ी खबर यही है कि कल रात को चंद्रयान-3 की यहां पर दूसरी और आखिरी डीबूस्टिंग पूरी कर ली गई है और चंद्रयान-3 ने बहुत अहम तस्वीरें भी भेजी है, जिसको लेकर पूरे देश भर में जो साइंटिस्ट है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दुनिया की अगर बात करें तो रशिया के लूना 25 के दुखद अंत के बाद अब सभी की नजरें जो है वो चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है और ये जो घड़ी है वो जल्द आने वाली है। 23 अगस्त को 6:18 पर ये पूरा समय जो है वो तय किया गया है। इसमें यहां पर सूर्य की रोशनी और तमाम चीजें बेहद अहम बताई जा रही है। वहीं दूसरी डीबूस्टिंग जो है पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि 23 अगस्त को बिना किसी चूक के यहाँ चंद्रयान-3 जो है वो सॉफ्टली लैंड करता नजर आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षित लैंडिंग के लिए रोशनी बेहद जरूरी है और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें जो है वो अब खत्म हो चुकी है। सोमवार को लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश हो गया, बेहद दुखद अंत हुआ और भारत के चंद्रयान-3 से अब दुनिया की उम्मीदें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चंद्रयान-3 का फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन कल रात को 1:05 पर पूरा कर लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने का समय जो है वो 6 बजे के बाद तय किया गया है। इसरो ने चंद्रमा की सतह की नई तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों का सीधा मतलब है कि वहां पर जो दिशा और दशा तय की गई थी, बिल्कुल उसके अनुसार लैंडर वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। चांद पर सूर्योदय के अनुसार 23 अगस्त को वहां लैंडिंग की जाएगी और 23 अगस्त को लैंडिंग के लिए उस हिस्से में सूर्योदय होगा, इसीलिए उस दिन को चुना गया है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए रोशनी जो है वो बेहद जरूरी मानी जा रही है। रूस के चांद पर पहुंचने की फिलहाल उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। उनसे बेहद ज्यादा उम्मीदें थी, वो हमसे पहले यानी आज लैंड भी करने वाला था, लेकिन उससे पहले कुछ इमरजेंसी हुई और उसके बाद उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से चीजें खराब हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि चंद्रयान-3 का फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा हो चुका है, यानी अब कोई पड़ाव नहीं बाकी है, बस अब सॉफ्ट लैंडिंग बाकी है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद यहां पर जो लैंडर है उसमें से यहां पर प्रज्ञान रोवर निकलेगा और रोवर यहां पर तमाम इंफॉर्मेशन लैंडर को देगा और लैंडर यहां इसरो में बैठे साइंटिस्ट को वो तस्वीरें भेजेंगे, जानकारियां भेजेंगे, जिसके थ्रू पूरी दुनिया में एक नया डेवलपमेंट होगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर जो चंद्रयान-3 ने नई तस्वीरें भेजी है, यहां पर तमाम जो गड्ढे हैं वो नजर आ रहे हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीर में देखिए कि देश में कितना ज्यादा उत्साह है। तमाम लोग जो है वो यहां पर हवन और पूजा करना शुरू कर चुके हैं ताकि चंद्रयान-3 सफल तरीके से चांद पर पहुंच जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर आप देखिए, यहां पर लैंडर ने जो है वो नई तस्वीरें भेजी है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं तमाम वो गड्ढे जो आप यहां पर नंगी आंखों से चांद को नहीं देख सकते, लेकिन वहां से अब लैंडर ने तस्वीरें भेजना शुरू कर दी है जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जो यहां पर साइंटिस्ट है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दिशा और दशा तय की गई थी बिल्कुल उसके अनुसार लैंडर चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमाम जो लोग हैं पूरे देश में वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से किस तरह का बयान नजर आ रहा है और साथ ही चंद्रयान-3 को लेकर लोग कितने उत्साहित है, आपको सुनवाते हैं। ठीक। मैं रोशन पांडे, राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष वाराणसी से। आज संगठन के द्वारा वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में जिस प्रकार चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक भारत के द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा हमारा सफल हुआ इस अभियान को और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो रहा है या लैंडिंग हो चुका है और आगे आने वाले जो भी प्रयोग हैं वो भी सफलतापूर्वक हो, इसी कामना से आज हम लोगों ने यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान किया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, चंद्रमा, सनातन धर्म से चंद्रमा का बहुत ही गहरा जुड़ाव है। शुरू से ही चंद्रमा का, सनातन धर्म का पंच तत्वों में से एक जल तत्व का देवता माना जाता है और चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं। भगवान शिव उनको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। यही चंद्रमा, जिनका दूसरा नाम सोम है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का स्थापना किया था, और इस नाते चंद्रमा सनातन धर्म से बहुत गहरा जो है उनका जुड़ाव रहा है। सनातन धर्म से ही वेद आया है और वेद से ही जो है विज्ञान आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैज्ञानिक जो भी कर रहे हैं ये सनातन धर्म के ही कारण है। इसलिए आज हम लोग बाबा भोलेनाथ के शरण में आए, यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया, जिससे ये सफलतापूर्वक वैज्ञानिक प्रशिक्षण सफल हो। और इसके साथ मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसरो को, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय श्री राम। प्रताप राय, जय प्रताप राय।
बाबा महामृत्युंजय में जो हवन किया गया, इसरो के द्वारा जो चंद्रयान अंतरिक्ष में भेजा गया है, उसकी सफलतापूर्वक कामना के लिए, और वो आगे भी चल के हमारे देश के उन्नति के काम आवे, जिसके लिए ये आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री और इसरो के वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चंद्रमा अगर वेदों से आया है तो वह मन का भी प्रतीक है और मन से जुड़ाव है, तो सारे भारतवासियों के मन से उसका अदा करता हूँ शुक्रिया। वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तमाम देश के साइंटिस्ट को लोग यहाँ पर शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 1 और 2 के बाद जो खट्टी मीठी कामयाबी मिली थी, उससे सीखकर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि लैंडर जो तस्वीरें भेज रहा है, उससे साफ होता है कि वहां पर जो उसमें टेक्निक लगी है, जो तमाम मशीनें लगी, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही है और इन सभी चीजों की टेस्टिंग जो इसरो है वो लगातार करता रहता है। वहीं तमाम देश से आपको बता दें कि जो साइंटिस्ट है उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। सुनवाते हैं आपको कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उस समय जब लैंडिंग होगी तो किस तरीके का नजारा होने वाला है और फिलहाल इसरो में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, अभी इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम्ड एज प्लान्ड जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुंचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी, वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। सर, रशिया का मून लैंडर क्रैश हुआ, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये काफी दुखद समाचार है, वो इस सेंस में कि दोनों स्वतंत्र मून मिशंस थे, साइंस मिशंस थे, और दोनों ने लगभग एक ही प्रकार की फाइंडिंग्स को हासिल करना था। उनके अपने अपने हिसाब से यंत्र हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके भीतरी हिस्सों के बारे में, उसके वातावरण के बारे में, ताकि हम आपस में अपनी अपनी फाइंडिंग्स का मिलान कर सकते थे, लेकिन वो मिलान तब हो नहीं सकता है। ये दुखद समाचार है। और ये चूंकि ऐसा कोई भी जो मिशन होता है उसके पीछे बरसों की मेहनत, वैज्ञानिकों का जो काम होता है, इंजीनियरों का काम होता है, और बड़ी उम्मीद के साथ ये मिशन जो है अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन एक टेक्निकल खराबी उनके कंप्यूटर में, लूना 25 के कंप्यूटर में आ गई, और उसके बाद जो है उसने उस कमांड को नहीं फॉलो किया जो कि उसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने के लिए की गई थी। Today I read about the landing schedule of Chandrayaan 3 as announced by ISRO, that on 23rd evening at 6:04 Chandrayaan 3 is going to land on the surface of the moon, which is a wonderful news, because so far journey has been wonderful and it has been just as planned as per textbook specifications, and now we want to see the landing to be a very successful event. So for that, lander is fully programmed, and all its instruments are functioning well, and it is going to be in a autonomous mode at the time of descent to the surface of the moon. Sir, one more thing, Russia's lunar lander crashed. What about it? See, that's a very bad news. In fact, I feel very sad about it, because I thought that, and like anybody and so many other scientists also would think this very similarly, that two independent probes for the moon were on a mission to explore very similar things. Our instruments are different, but the main idea was to get to study the surface of the moon and its very thin atmosphere around it and the interiors of the moon. But that is not now going to happen. But so far now, Chandrayaan 3 has been doing very well, and let's hope that it lands safely and works successfully.
तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर रूस के जो मिशन मून को बड़ा झटका लगा सोमवार को, और वहीं आपको बता दें कि रूस का लूना 25 जो स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया, और करीब 37 साल से यहाँ पर रूस जो है वो इसकी तैयारी कर रहा था, और सपना जो है वो यहाँ चकनाचूर होता हुआ नजर आया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसको आज उतरना था, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट के उतरने का पूरा सपना था वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी की वजह से अब दुनिया की जो नजरें हैं और उम्मीदें हैं वो चंद्रयान 3 से बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ी सफलता की बात होगी, क्योंकि तमाम चीजें जो अभी तक हम चांद के बारे में नहीं जान पाए हैं वो वहां पर जो प्रज्ञान रोवर है वो पता कर यहाँ इसरो तक भेजेगा, और ये दुनिया के लिए बेहद सफलतापूर्वक घटना होती हुई नजर आएगी। और एक बार फिर से यहाँ पर जो भारत है इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ, और उसके बाद लैंडर ने यहाँ पर अपनी स्पीड कम की, 2D बूस्टिंग होनी थी वो कर ली गई है। यानी जिस तरह की पूरी दिशा तय की गई थी, रोड मैप तय किया गया था, उसके अनुसार लैंडर चलता हुआ नजर आ रहा है, और खास तस्वीरें भी वहां से धीरे धीरे करके भेजता हुआ नजर आ रहा है। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे और आपको साफ साफ बता दें कि यहाँ पर जो गड्ढे नजर आ रहे हैं वो बेहद खास नजर आ रहे हैं, कई जगह बेहद गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं, वही उबड़ खाबड़ यहाँ पर जो जमीन है वो नजर आ रही है। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं शायद हम और आप बेहतर तरीके से ना समझ पाए, लेकिन देश में जो यहाँ पर साइंटिस्ट है वो इन तस्वीरों के लिए बेहद खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि ये बहुत ही अनदेखी तस्वीरें हैं जो वहां से लैंडर भेज रहा है, और अगर सफलतापूर्वक वहां लैंडिंग हो जाती है और उसके बाद प्रज्ञान रोवर जो इंफॉर्मेशन भेजेगा वो दुनिया के लिए बेहद अहम होगी, और खास तौर पर इंसानियत के लिए कई ऐसी चीजें वहां से ढूंढ के निकाली जाएंगी जो आगे चलकर फ्यूचर में काम आएंगी। और यहाँ पर इस वक्त धरती पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो मौजूद नहीं है, वहां पर से इंफॉर्मेशन मिलेगी और इसरो यहाँ पर दुनिया से साझा करेगा कि किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आएगी। वहीं आपको बता दें कि इसरो ने यहाँ पर 23 तारीख को लेकर अहम तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें 23 अगस्त को शाम 5:27 पर लाइव स्ट्रीम के लिए यहाँ पर इसरो जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है उनके यूट्यूब चैनल पर, और FB पेज पर ये लाइव होंगी और जोरों शोरों से वहां पर तैयारियां चल रही है। वहीं DD नेशनल के थ्रू कई चैनल्स पर आप ये जो पूरा प्रसारण है वो देख पाएंगे, और स्कूल कॉलेज में भी इसका लाइव स्ट्रीम कराने की तैयारी करी जा रही है। यानी 23 अगस्त के लिए अब लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। इसरो 5:27 से शाम को ही यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो शुरू कर देगा, ताकि पूरी दुनिया देख सके भारत को इतिहास रचते हुए। फिलहाल आपको बता दें कि रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें जो है खत्म हो चुकी है, और इसी को लेकर अब भारत जो है वो बेहद सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि रूस 37 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, और ये माना जाता है कि स्पेस में रूस हमसे अच्छा है। पहला इंसान भेजने वाला भी रूस ही था, और तमाम चीजों को लेकर रूस से बेहद ज्यादा उम्मीदें थी, और वो यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर हमसे पहले पहुंचने वाला था, लेकिन फिलहाल वो नहीं पहुंच पाया। इसलिए भारत पर एक तरीके का प्रेशर भी है, लेकिन उम्मीद पूरी जताई जा रही है। फिलहाल तमाम जगह से बयान भी आ रहे। एक और वैज्ञानिक आपको बयान सुनाते, क्या कुछ उनका कहना है। Deboosting or retrofiring is a process to enable the spacecraft to reduce its speed. You must realize it's coming at a tremendous speed, more than 6,000 kilometers per hour, and then it has got to reduce it to near zero, of course, not really 1 meter per second in vertical and 0.5 meters in this thing where it lands. So this is a process in which firstly you're trying to get the spacecraft into a circular orbit, and now it's almost circular. It's the perigee is just about 25 kilometers. So this is the second of the de-boosting and orbit adjusting maneuvers. Finally, on 23rd, you will see that it will start coming down. I must tell you that one of the biggest things that are there is it has got to get the spacecraft from a horizontal position to a vertical position. Now that's also difficult. It's moving at tremendous speed. It's got to come down absolutely vertically, while now it's flying horizontally. So all these aspects have to be looked into, and I think it should make a good landing on 23rd. How do you look at it? Yes, I think it's a very, very
unfortunate event that has happened. As it is, the Luna 25 got delayed due to the Ukraine war. Then the European Space Agency pulled out. They had an instrument on board. And finally, after about some 47 years, they had taken off Luna 25. Russia, erstwhile Soviet Union, are pioneers in space exploration. This is most unfortunate. Earlier, they had said that they would land on 23rd August. Then I think they speeded it up, and then it was 21st August. But something went wrong on Saturday, and in one of the orbiting maneuvers. So it just goes to show that you can never ever take anything for granted in space exploration. Any of the smallest things, if it goes wrong, then it can lead to a disaster. I feel sorry for them, but because they have collaborated. Roscosmos has collaborated with ISRO, and it's a very unfortunate event. 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सर कैसे देखते हैं? देखिए, हाँ, ये जो डी बूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रो फायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है. वो बहुत तेज चल रहा है. वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है. एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है. और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके. लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रिसिशन वो हैं, ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है, और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है. तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, और 23rd को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा. जर्मनी की DW न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, स्पेस कॉर्पोरेशन और रॉसकॉस्मोस को साइट करते हुए, कि रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है मून में. हाँ जी, हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है. उनका जो ये लूना 25 है, ये काफ़ी सालों बाद उनका लूना वो एक्सप्लोरेशन जा रहा था, कुछ 47 इयर्स में. ये पहले भी डिले हो चुका था. ये मेरे ख्याल में 2021 में जाने का था, अक्टूबर में. फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया. फिर एक के बाद एक डिले हो गया, और अभी ये मेरे ख्याल में शनिवार से ये आउट ऑफ टच या कम्युनिकेशन में नहीं थे. उनके ऑर्बिटिंग मैनूवर्स में कुछ खामियां थी, और इसलिए वो बीच में ये भी जा रहा था, ये भी बात हो रही थी कि एक तरह की कंपटीशन है हमारे चंद्रयान और लूना में. ये सही बात नहीं है. वो पायनियर्स हैं, और फिर उन्होंने 21 अगस्त को इसे बढ़ा दिया लैंडिंग टाइम, और अभी ये एक मेरे ख्याल में रॉसकॉस्मोस के लिए दुखद की बात है. और दूसरी बात यह है, हाँ, हम साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहाँ पर लैंड करेंगे. लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे. तो ख़राब तो लगता है, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं. लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है, जो हमने सीखना है, कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, और यही हुआ है. तो हमें एकदम मतलब कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए. Yeah, we have reached the pre-landing phase orbit actually. That is around 110 by 25 kilometer.
And from this orbit, at about a 30 kilometer point, we will be starting our descent phase, which will be lasting around 15 to 16 minutes. Okay. So that will start on Wednesday around 5:47 minutes or so, as per our plan. And the lander will be traversing through this trajectory, descent trajectory, and it will be reaching the landing point about 15 minutes later. So this entire plan is worked out. And it is very crucial to follow the exact trajectory for this descent, because the margins of the errors are quite low on this kind of descents. That's why this soft landing is considered to be a very difficult job to achieve. And from my unit, ISRO Inertial Systems Unit, we have given two crucial packages which is directly responsible for the accuracy of this descent trajectory. The first one was IRAP. That had actually been useful during the propulsion module phase, which actually took the lander module to the lunar trajectory. And the accuracy of all those orbits, earthbound orbits and the lunar injection, as well as the initial lunar orbits, were done with the accuracy provided by the gyros and accelerometers of IRAP package, which was included in the propulsion module. Lunar module contains a package called LIRAP, that is a laser gyro based initial referencing and accelerometer package. This package includes 4 gyros, which are extremely accurate in determining the attitude of the system. It also contains 4 accelerometers, which can sense something like 2 micro G kind of thing. G means that's the acceleration due to gravity on Earth. So that kind of accuracies we have achieved with these accelerometers. And there are 4 accelerometers and 4 gyros. In fact, we need only 3 gyros and 3 accelerometers to do this job. One is actually provided as a redundant sensor. So in the entire Chandrayaan design, we have gone ahead with the redundancy policy. Wherever crucial systems are there, those systems always have a redundant system, which will be available in case of a deviation or a failure of the first system. So in our package, as I told, there are 4 gyros and 4 accelerometers, and all 4 will be active at that time. And they can tolerate one failure or one deviation, one system deviation. And the accuracy with which these packages works, as I told earlier, crucial to the landing. And near to landing, we always have other sensors coming in, like a radio altimeter, which gives you the altitude of the spacecraft with respect to the surface of the moon, because it is based on the reflection of a laser beam, RF beam from the. And there is another package which uses a laser beam also to measure the altitude. So we have 2 packages, and those altitude information also will be used in determining the exact trajectory that we need to follow. And all this, and there is a Doppler velocity meter also, which gives you the information about the velocity of the package in all 3 directions, vertical and 2 horizontal directions. And that information also will be used in the added to the information that what our package LIRAP is giving. All these things will be combined to get the best accuracy. So we are all so proud that my team is so proud that and we are looking at its performance of that package very closely in order to make sure that its health is exactly good and its performance is as expected. How the experience of Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 helped by designing this? Yes, hugely, because Chandrayaan 1 was our first attempt. At that time, a lot of things were not known to us, and we depended on information available elsewhere to decide on that
mission. In fact, it was an lunar orbital mission primarily, with a moon impact probe also included. Okay. And Chandrayaan 2, when it came, we attempted the next big step, that is soft landing. Okay. Generally, people take a few orbiter mission to reach the soft landing stage, but we straight away went from an orbiter mission to a landing mission in Chandrayaan 2. And at that time also, we didn't have much information about many of the things, especially the lunar gravity model, the lunar map. All those things were not fully known to us. But the Chandrayaan 2 orbiter was more than 100% successful. It is actually, we have an OHRC, a very high resolution camera there, which allowed us to totally map the lunar surface. And we have our own maps of lunar surface. India has the entire lunar surface mapped on our own, and we have very good resolution, better than 50 centimeter kind of resolution we have for these maps. And so that information actually helps us to decide upon our landing area and the craters and the unevenness of those area, and to choose the right area to land. And we have more information about the gravity of the moon, because the gravity of moon is very complex compared to the Earth gravity. Gravity of the moon is very complex because it doesn't have a molten core, in fact. So it's more like a solid, planet actually. So its gravity model is actually fairly complex. So we have a very good idea about those models now. So Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 experiences have actually really helped us in order to understand how the mission has to be designed in such a way that even deviations in the systems should not affect the outcome of the mission. So in Chandrayaan 3, we have taken a lot of design steps to make sure that deviations in the systems, minor deviations in the systems will not affect the outcome of the mission. Still, we will achieve the soft landing. If the propulsion modules varies slightly differently, or some sensors behave slightly differently, or one or two systems fully doesn't achieve its intended purpose. In all those contingencies also, we have designed the mission for. It will take a slightly different trajectory, and it will do the job.